नतीजा ढाक के तीन बात। तो आप ईमानदार अगर हैं सरकार बनाने के लिए तो ईमानदारी से प्रयास आज करिए। आरएसएस ने जो जहर बोया है तो ये नुकसान पूरे देश का हो रहा है। मैं ज्ञानेश जी की बात कर रहा हूं, उनको अब शर्म आनी चाहिए। देखिए, प्रभारी जी के नेतृत्व में आज अभी एआईसीसी से हम लोग जाएंगे। एक बर्बरतापूर्ण घटना वहां पर घटित हुई है। उसके बाद पुलिस का जो एक्शन है वो एक्शन भी किसी सूरत में अच्छी तस्वीर पेश नहीं करता है। तो जाएंगे, बात करते हैं। सर, कैसे देखते हैं आप जो ये पूरा मामला चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर चंदा चोरी का? अब उत्तर प्रदेश सरकार ने जो आसपास जमीनों की खरीद फरोख्त हुई उसकी भी जांच के आदेश दिए और एक हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। वहीं आरएसएस ने भी कहा है कि बड़ा मिसयूज ऑफ फंड हुआ, जो उसके लिए बड़ी चिंता जाहिर करी है, लेकिन एसआईटी में अपना विश्वास जताया जो एसआईटी जांच कर रही है उसकी जांच के अंदर। कैसे देखते हैं? देखिए, एसआईटी तो है ही नहीं। सबसे पहले बार बार जो एसआईटी किया जा रहा है, एसआईटी अगर एसआईटी होती तो एसआईटी एफआईआर कराती, तभी तो उसका वैधानिक रूप होता। तो वो है ही नहीं। तो ये सिर्फ बेवकूफ बनाने की बातें, और इसके अलावा बहुत बड़ी चीजें देश के अंदर हैं। देश में इस समय शिक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गई है। गरीब बच्चों का शिक्षा हासिल करने का जो सपना बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का था वो चकनाचूर हुआ हुआ लग रहा है। और स्थिति ये आ गई है कि शिक्षा इतनी महंगी हो गई, इतना व्यवसायीकरण हो गया कि गरीब के लिए दूर की कौड़ी की बात हो जाएगी। 92,000 स्कूल बंद हो गए, सरकारी स्कूल एक माध्यम थे गरीब बच्चों के पढ़ने का, वो बंद हो गए। तो कहां खड़ा कर दिया ला करके। लेकिन इसको किस तरीके से देखते हैं आप सर? जो आरएसएस बड़ी चिंतन शिविर बेलगावी में उन्होंने लगाया, वहां पर राम मंदिर के मामले की निंदा करना और एसआईटी को एक तरीके से उस पर विश्वास जाहिर करना, ये आरएसएस के स्वरूप को कैसे देखते हैं पूरे मामले पे? देखिए, मैं आरएसएस ने जो जहर बोया है वो तो आरएसएस बो रही है समाज के अंदर। शिक्षण संस्थानों के अंदर आरएसएस मानसिकता के लोग बैठ गए। तो ये नुकसान पूरे देश का हो रहा है, पूरे देश के नौजवान का हो रहा है, भविष्य का हो रहा है। एसवाई कुरैशी साहब के बयान को कैसे देखते हैं आप, जो उन्होंने अपनी किताब में लिख के जिक्र किया पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का, उसको कैसे देखते हैं? ज्ञानेश जी को शर्म आनी चाहिए। उनको पढ़ करके ज्ञानेश जी को शर्म आनी चाहिए कि इलेक्शन कमीशन का स्वरूप ये होता है। सलमान खुर्शीद केंद्रीय मंत्री थे। सलमान खुर्शीद साहब के खिलाफ एक्शन लिया गया था चुनाव आयोग द्वारा, तो उनको समझ में आना चाहिए। और लोगों ने कहा था कि चुनाव आयोग अहंकारी हो गया है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता देश के लोकतंत्र के लिए बेइंतहा जरूरी है। और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का ये बयान, मनमोहन सिंह जी ने कहा था मैं सुसाइड कर लूं अगर आपको ऐसा लगता है। तो एक प्रधानमंत्री कह रहा है कि अगर देश का निर्वाचन आयोग निष्पक्ष नहीं लग रहा है तो फिर उनका कोई औचित्य नहीं है। तो ये शर्म आनी चाहिए उनको। किनकी बात कर रहे हैं? मैं ज्ञानेश जी की बात कर रहा हूं। उनको अब शर्म आनी चाहिए कि चुनाव आयोग के अंदर टीएन शेषन जैसे लोग भी रहे, जिन्होंने इसको दिखाने का काम किया कि चुनाव आयोग की ताकत क्या होती है और चुनाव आयोग कैसे कठपुतली बनता है। इसके लिए इतिहास याद रखेगा ज्ञानेश जी को। स्टैंडिंग कमेटी भी पार्लियामेंट की जो वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर तमाम बातें कर रही हैं। अब आज इस बात का प्रावधान था पहले कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जो भी हो उन पे संगीन आरोप लगते हैं, जहां पे 30 दिन से ज्यादा कि उनको कस्टडी हो जाए तो उनको पद से पदमुक्त कर दिया जाए, उनको हटा दिया जाए। लेकिन अब उस पर क्लॉज रिमूवल की जगह सस्पेंशन रख दिया गया। देखिए, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, कोई छोटा सा भी मुकदमा लिखकर दो मुख्यमंत्री को जेल में रख दिया ना आपने, कोई छोटा सा भी मुकदमा लिख करके तो बहुत आसान है। लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि लास्ट अपॉर्चुनिटी तक कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। एक और बड़ी बात है सर, आप सारी पॉलिटिकल पार्टियों को उमर अब्दुल्ला साहब ने चिट्ठी लिख के कहा कि आप जंतर मंतर पर इकट्ठा हों, स्टेटहुड के लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये भी कहा कि उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश है। प्रफुल्ल पटेल कह रहे हैं कि बिल्कुल प्रधानमंत्री इस सिरे से इस चीज को नकारा और कहा है कि प्रधानमंत्री तो संवैधानिक संस्थाएं हैं और संविधान के अंदर पूर्ण विश्वास रखते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, ना किया है।
इसमें हंसी आती है बस, और कुछ नहीं होता। और वही कह रहे हैं कि भाई हम जंतर मंतर नहीं जाए तो क्या डोनाल्ड ट्रंप के पास जाएं अब स्टेटहुड के लिए, उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा। सही तो कहा रहे उमर अब्दुल्ला, और कहाँ जाएंगे बताइए, और कहाँ जाएंगे? कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्य को स्टेटहुड का दर्जा ना हो, इससे ज्यादा दुख की बात क्या हो सकती है? रामदेव जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं और तमाम बातें कह रहे हैं। देश के अंदर शिक्षा पे बात कर लें, स्वास्थ्य पे बात कर लें, बाबा जी तो बहुत बड़े उद्योगपति हैं, गिरती हुई इकोनॉमी के ऊपर बात कर लें, ये विषय हैं देश के। आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल आपके प्रदेश का, आपने कल भी बात कही कि भाई समाजवादी पार्टी और को अलायंस की बात करनी है और मुसलमानों को उपेक्षित करने की बात है, तो क्या स्वरूप देखें आगे अलायंस का और सारी चीजों का? देखिए, अलायंस होना है तो अलायंस पार्टियां तय करेंगी, मेरा उसके अंदर कोई नहीं, पार्टी तय करेगी। मैं कांग्रेस का सिपाही हूं, मैं राहुल गांधी प्रियंका गांधी का सिपाही हूं, तो मैं तो अपनी बात करूंगा, अपनी पार्टी की बात करूंगा, पार्टी नेतृत्व जो तय करेगा मैं उसको मानूंगा। लेकिन ये बातें सिर्फ अखबारों में या छोटे छोटे बयानों के माध्यम से गठबंधन को चिल्लाना, ये ठीक नहीं है। जो भी होना है उसका स्वरूप सामने आना चाहिए ना, कि क्या होना है, किस तरीके का स्वरूप बनना चाहिए आपको लगता है? क्योंकि आप भी मंझे हुए नेता है, उत्तर प्रदेश को पूरे तरीके से आप देखिए, जहां जो कुछ होना है उसे बैठ करके तय होना चाहिए ना। अब आप लास्ट मोमेंट तक इसे खींचेंगे, लास्ट मोमेंट पे होगा कुछ नहीं, नतीजा ढाक के तीन पात। तो आप ईमानदार अगर हैं सरकार बनाने के लिए तो ईमानदारी से प्रयास आज करिए, आज प्रयास करके इसे कंसोलिडेट करिए और उसके बाद फील्ड में उतर जाइए। आप फील्ड में उतरने की बात ही नहीं हो रही है, बात बयानबाजी हो रही है, बयानबाजियों से कुछ थोड़ी ना होगा। हम चाहते हैं कि ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ा जाए, तो लड़ा ऐसे जाएगा कि हम आरोप प्रत्यारोप कराते रहें, ऐसे लड़ाई नहीं होगी। माइनॉरिटी देश किसकी तरफ रही है आज? माइनॉरिटी देश की राहुल गांधी की तरफ देख रही है, सबको पता है, माइनॉरिटी हो चाहे मेजोरिटी हो, सबको पता है कि राहुल गांधी के बिना अब ये लड़ाई लड़ पाना संभव नहीं है।